हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम लोग 18 जून 2021 की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज़ रिगार्डिंग माई चैनल। ये है एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। सो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे एंड अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा और एनहांस चाहिए, आपको कुछ भी किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट मी देयर ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला जो आज हम न्यूज़ एनालिसिस देखने वाले हैं, दैट इज़ बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशंस अप इन 2019। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ है, 2019 की अगर हम बात करें तो जाहिर से बात है, अगर कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई स्टैटिस्टिक्स अगर आपको मिल रहा है, तो किसी तरीके का सर्वे किया गया होगा। तो ये जो सर्वे हुआ था, इसमें ये पता लग रहा है कि लोग अब जो भी बर्थ होती है या जो डेथ होती है, यानी अगर किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, तो उसका जो पंजीकरण होता है वो ज़्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल आपको इसी बारे में बताता है। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, द लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स इम्प्रूव्ड। सो कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे थे अभी हम लोग? वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइटल आपको पता है, जैसे आपके वाइटल साइंस होते हैं, सेम वाइटल स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट पर बेस्ड है। इसी के अकॉर्डिंग हमें ये न्यूज़ पता लगी है। हाईलाइट्स की बात देखेंगे तो 14 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे, यहाँ पर लगभग 100% का बर्थ रजिस्ट्रेशन देखा गया है। 19 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 100% यानी 100% लोग वहाँ पर आपके डेथ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 100% अगर आप देखेंगे तो जन्म का। नाउ रिपोर्ट क्या कहता है, जो भी आपका लेवल है बर्थ रजिस्ट्रेशन का, वो 87.8% जो आपका 2018 में था, उससे बढ़कर कितना हो गया? 92.7। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2019 में अगर आप देखेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का डेटा 92.7% पे स्टैंड करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दैट इन माइंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, यानी जिस टाइम पे जन्म होता है बच्चों का, उस टाइम पे लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, यानी फीमेल से मेल का रेशियो कितना आप देख सकते हैं। ठीक, सो ये आपका जो था वो टोटल रजिस्टर्ड बर्थ का अगर आप देखेंगे, दैट इज 81.2% है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ की बात करते हैं, वो लगभग कितना, नंबर्स की बात करेंगे तो 2019 में 2.48 करोड़ हो चुका है, 18 में 2.33 करोड़ था। फीमेल एंड मेल की बात कर लेते हैं, मेल 52.1%, फीमेल्स 47.9%। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स जो हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में नीचे हैं। अब हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करते हैं, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1024, नागालैंड में 1001, देन मिजोरम, अंडमान निकोबार में। ठीक है, लोवेस्ट की बात करते हैं, गुजरात 901, देन आसाम 903, मध्य प्रदेश 905। अब ये उस चीज़ को नहीं दिखाता है कि आपके लोवेस्ट सेक्स रेशियो है कहाँ पर, ये रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। ठीक है, लिमिटेशंस की बात करते हैं तो मिड ईयर प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन होता है, ठीक है, किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, वो आपका किस पर बेस्ड है? 2011 के सेंसस पर। ठीक है, आपको पता है 2020 का सेंसस होना था, 21 में रिलीज़ होना था, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया है, डिले हो गया है। तो अब हमारा जो सेंसस है वो मोस्ट प्रोबेबली 2022 तक हमें उसकी जो पार्ट है वो मिल जाएगा। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि आपको 2021 का डाटा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करिए इस साल एग्जाम क्लियर कर लीजिए, ताकि जो आप 2001 का सेंसस इतने दिन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 11 का सॉरी, उसको आपको 2021 में कन्वर्ट ना करना पड़े। ठीक है, सो ये पूरा सर्वे आपके बारे में था एंड रेस्ट ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ आसाम सीक्स रीअलाइनमेंट ऑफ ट्रैक्स थ्रू वेटलैंड। आसाम क्या करना चाह रहा है, अपनी जितनी भी ट्रैक्स है, ट्रैक मतलब रास्ता हुआ, ठीक, उसको रीअलाइन करना चाह रहा है वेटलैंड्स के थ्रू। और वेटलैंड क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा लैंड जो वेट रहता है, मार्शी लैंड, ठीक, जिसको दलदली इलाका भी आप कह सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लैंड के साथ में। ठीक है, तो ये वो एरिया है। तो आसाम गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया है कि आपका जो ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन है वो कहाँ के थ्रू होके गुजरेगी? दीपोर व्हील के थ्रू, और इसी को रीअलाइन किया जा रहा है। क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्यों? क्योंकि दीपोर व्हील आपका क्या है? वेटलैंड है। ध्यान रखिएगा, आसाम का एक वेटलैंड है, दैट इज़ दीपोर व्हील। इसके थ्रू होकर रेलवे लाइन हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ रही है, इनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, और ये एक इको सेंसिटिव जोन में भी आ गया है ना। बहुत सारे एलिफेंट्स की बात करते हैं तो वो आपके रेलवे ट्रैक के ऊपर, आपको पता है, जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं या फिर
चल रहे होते हैं तो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, इसमें आप रानी रिजर्व फॉरेस्ट की बात करिए और जो सेंचुरीज है वहाँ पर भी इस सब चीज़ों का खतरा बना रहता है। आसाम में वैसे भी आपको एलिफेंट राइनोस बहुत मिलते हैं। एलिफेंट्स यूज 4 कॉरिडोर क्रॉसिंग द ट्रैक टू ऑफन बाथ एंड फीड ऑन द एक्वेटिक प्लांट्स इन द वेटलैंड। ठीक है, अब एलिफेंट इस कॉरिडोर को क्यों क्रॉस करते हैं? सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स और वेटलैंड के जितने भी और यूजेस हो सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है और इससे माइग्रेटरी बर्ड्स, ये आपको माइग्रेटरी बर्ड्स ही दिख रही है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो किसी और जगह से, इंडिया की बात करते हैं, किसी भी प्लेस में आती हैं सिर्फ विजिट करने के लिए। ठीक है, वो नेस्टिंग पर्पज़ के लिए हो सकता है, फीडिंग पर्पज़ के लिए हो सकता है, बहुत सारे रीज़न से वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। नाउ दीपोर व्हील इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको क्या किया हुआ है, डेजिग्नेट किया हुआ है। यहाँ पर लगभग 200 स्पीशीज़ ऑफ आपको बर्ड मिल जाएगी, जिसमें से 70 माइग्रेटरी हैं, यानी इंडिया में नहीं है, वो दीपोर व्हील में नहीं पाई जाती, वो माइग्रेट होके आती है यहाँ पर। ठीक, इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का बेसिक एक वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है रामसार कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन। ठीक, रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये है क्या, रामसार एक जगह है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वेटलैंड में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जीएस पेपर 3 के पार्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करती हैं ये चीज़ें। अगर यहाँ का इसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए डिक्लेयर किया गया कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वेटलैंड्स को हम रामसार साइट डिक्लेयर कर देंगे ताकि इसका अच्छे से कंजर्वेशन किया जा सके। तो उसीलिए एग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पर ये वेटलैंड एलिफेंट्स के लिए कॉरिडोर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट रिवरीन वेटलैंड माना जाता है ब्रह्मपुत्र वैली का, जो इसके लोअर आसाम पार्ट में देखने को मिल जाएगा। परमानेंट फ्रेश वाटर लेक भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, सो दिस इज अ होल पार्ट रिगार्डिंग दीपोर व्हील। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एनबीएसए। ठीक है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ठीक, अब सिंपल सी बात है, टीवी चैनल को अगर कोई रेप्रीमेंड कर रहा है, कोई डांट रहा है, तो कौन डांटेगा? जिसके पास उसकी अथॉरिटी होगी, जिसके पास पावर होगी। ठीक है, सो टीवी चैनल को बेसिकली डांटने के अधिकार किसके हैं? अगर आप देखेंगे तो ये है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस पार्ट पर? बेंगलुरु बेस्ड एक कैंपेन हुआ था स्पीच के अगेंस्ट में, उसी पर एक्ट करते हुए पूरा काम किया गया है। जहां पर अगर आप देखेंगे तबलीगी जमात के जो भी मेंबर्स हैं पैंडेमिक 2020 के टाइम पर, उसी इशू को लेते हुए इस चीज़ में इनको रेप्रीमेंड किया गया। नाउ द एनबीएसए हैज़ इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹1 लाख ऑन द ब्रॉडकास्टर पेएबल टू द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एंड डायरेक्टेड इट टू रन अपॉलॉजी। अब बेसिस क्या है, ये जो चीज़ें इतनी उछाल दी गई थी तबलीगी जमात की बात को लेकर, ठीक है, इसी पार्ट पर उन पर 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया और वो जो फाइन है वो कहाँ जमा करेंगे? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन पे। सो ये तो हमारे लिए न्यूज़ आर्टिकल था। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आप बेसिक बात कर रहे हैं, अगर आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, अगर आप हो सकता है कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, किसी पार्ट पे भी आप इसको बहुत ही एज ए करंट का इशू के तौर पे क्रिएट कर सकते, बेसिकली कोट कर सकते हैं। नाउ अब हमें एनबीएसए के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट की न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जो आपके एनबीए के द्वारा क्या की गई थी, इसको सेटअप किया गया था। ये बेसिकली क्या करता है? ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी टीवी चैनल क्या ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन आती है तो उससे डील करता है, उसको एडजुडिकेट करता है। उसके बाद अगर पहले तो उनको चेतावनी दी जाती है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर फाइन लगा दिया जाता है। तो ये सारा जो एक तरीके से जो न्यूज़ चैनल का जो एथिक का कोड होता है, ठीक है, वो बेसिकली कौन डिफाइन करेगा? आपकी एनबीएसए डिफाइन करती है। सो दिस इज रिगार्डिंग एनबीएसए। नाउ चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स डॉग विद न्यू स्पेस स्टेशन। ठीक है, सो अब आपको पता होगा चाइना बेसिकली क्या करने वाला है, अपना नया स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। हालांकि चाइना को आपको पता होगा जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसके तहत इंक्लूड नहीं किया गया, बहुत सारे इसके रीजंस थे। चाइना ने बीच में अगर आपको पता हो एक स्पेस स्टेशन को उनका ही खुद की सैटेलाइट को उन्होंने क्या किया था, उड़ा दिया था बेसिक, अगर हम सही टर्म्स में कहें तो इसीलिए बहुत सारे यूएसए की बात करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है ना टेंस रहते हैं कि अगर चाइना को इंक्लूड कर लेंगे तो माइट भी इसके भी चांस हो जाएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ है ना बेसिक नेगेटिव पार्ट देखने को मिले। तो अब चाइना खुद का क्या कर रहा है? स्पेस स्टेशन बिल्ड करता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैव एंटर्ड द कंट्रीज अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे हम लोग घर बनाते हैं, सेम अगर देखेंगे जो पूरा का पूरा स्पेसशिप चाइना आपका बिल्डअप करने वाला है वो अलग अलग पार्ट्स में बनेगा। ठीक है, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग फेजेस में जाने वाले हैं। आई थिंक अभी थर्ड पार्ट आपका गया है, थर्ड इसमें पार्ट गया है, तो जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक पार्ट चला गया, दूसरा पार्ट चला गया, तीसरा जो बेसिकली अभी गया है उसमें एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा गया है कि वो इसको क्या कर सके, बेसिकली
देख सके, या अगर आप कह सकते हैं पहला ऐसा एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप किया है जो उसको जाके क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। नाउ सेंजोउ 12 स्पेसशिप की बात करते हैं, कैरिड द 3 एस्ट्रोनॉट्स टू तिहाने। ये जो आपका सेंजोउ 12 जो स्पेसशिप है वो यहाँ पर तिहानवे आपके जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लेके गए हैं। तिहाने मेन मॉड्यूल है आपका फर्स्ट परमानेंट स्टेशन का जो आपकी चाइना बिल्डअप करने वाला है, ठीक है। पहला परमानेंट स्पेस स्टेशन है जो आपका चाइना बिल्डअप करेगा, बहुत ही मेजर स्टेप है। चाइना प्लान टू हैव फुली फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन बाय 2022। इंडिया भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है, बट आई थिंक वो दैट विल कम इनटू फोर्स टिल 2030। एंड इसीलिए जो चाइना चाह रहा है वो कब तक हो जाएगा, 2022 तक हो जाएगा। चाइनाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन कॉल्ड तियांगोंग इज सेट टू बी फंक्शन बाय एंड ऑफ 2022, ठीक है। क्या नाम रहेगा स्पेस स्टेशन का, दैट इज तियांगोंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड स्पेस स्टेशन होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद। तो एक लौता आपका ISS है, उसके बाद चाइना अपना बिल्डअप करने वाला है, दैट इज तियांगोंग। ये जो स्पेस स्टेशन है ये तियांगोंग, जिसका मतलब क्या होता है, हेवनली स्पेस होता है। सो दिस इज रिगार्डिंग चाइना के इसके बारे में। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, लो ऑर्बिट है बेसिकली, यानी बहुत ज़्यादा हाई ऑर्बिट पे इसको नहीं डाला जा रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली बर्ड्स व्यू प्रोवाइड करेगा चाइना को ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा अगर आप देखेंगे कंसर्न क्या है, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है ये रोबोटिक आर्म के द्वारा बेसिक क्या किया जाएगा, इक्विप किया जाएगा, ओवर विच द US हैज़ रेज कंसर्न फॉर इट्स पॉसिबली मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो इसीलिए बेसिकली अब हर कोई कंसर्न कर रहा है, थोड़ा सा चिंतित है, US भी इस बात को लेकर चिंतित है। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इसको मिलिट्री एप्लीकेशन में क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बाकी स्पेस स्टेशन में आपको पता है ISS है, इसमें US, रशिया, यूरोप, जापान एंड कनाडा का पार्ट भी है। चाइना, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और इंडिया खुद का 2030 तक मोस्ट प्रोबेबली इसको क्या कर लेगा, बिल्डअप कर लेगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरे अपने न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं। US टू मेक Juneteenth अ फेडरल हॉलीडे, ठीक है। Juneteenth की बात करते हैं, दैट इज जून 19 को US अपना क्या डिक्लेयर करने वाला है, फेडरल हॉलीडे, ताकि वो एंड ऑफ स्लेवरी, जिस दिन आपकी स्लेवरी खत्म हुई थी उसी दिन को क्या किया जा सके, कॉमेमोरेट किया जा सके। 1865 में इसको ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जब यूनियन जो सोल्जर्स थे वो आपकी न्यूज़ ऑफ फ्रीडम लेके आए थे ब्लैक पीपल के ग्लेवेस्टोन टेक्सास में। उसी दिन को बेसिकली याद करने के लिए आपका ये जो दिन है वो मार्क किया जाएगा। इट इज ऑन दिस डे दैट द एनस्लेव्ड ब्लैक पीपल इन ग्लेवेस्टोन लर्न दैट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हैड फ्रीड देम, ठीक है। ये यही पर्टिकुलर दिन है जिस दिन आपके ग्लेवेस्टोन के लोगों को ये पता लगा कि हमें क्या कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया है US के द्वारा, ताकि आप उनके हिस्टोरिकल इवेंट को क्या कर सकें, मार्क कर सकें। नाउ केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, केरलाज फ्लैगशिप सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट एम्ड एट रिड्यूसिंग ट्रेवल टाइम बिटवीन द स्टेशंस नॉर्दर्न एंड साउदर्न एंड। अब बेसिक अगर आप देखेंगे तो केरला का एक बहुत ही हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट ये लाया गया है, ताकि आप केरला के नॉर्थ और साउथ एंड का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें लगने वाला जो टाइम है उसको क्या कर सके, कम कर सके। ये केरला के साउदर्न जो एंड है, ठीक है, जैसे कैपिटल तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, उसके साथ में जो आपका कसारगोड का एरिया, उन दोनों को क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करने वाला है। ये लगभग 529.45 किलोमीटर लॉन्ग होने वाली है एंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू होके जाएगा। कौन डेवलप कर रहा है, केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ऑब्वियस है, अब बेसिक किसी भी स्टेट रेलवे में कोई अगर रेलवे डेवलप हो रही है तो वो स्टेट रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा उसको डेवलप किया जा रहा है, किसके अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब क्योंकि यहाँ रेलवे की बात हो रही है, स्टेट सेंटर की बात हो रही है, तो आप एक सिंपल सा बात मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि रेलवे कैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, वेदर इट इज स्टेट सब्जेक्ट या यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। डू कमेंट मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड इज नाउ मैंडेटरी, ठीक है। ये न्यूज़ आप आई थिंक आपने सबने सुनी होगी। मैं सिंपल से आपको बता दूं कि कोई भी गोल्ड होता है, ठीक है, तो उस पर मार्किंग की जाती है। आपने देखा होगा कभी 916 रहता है मार्क, किस तरीके का हॉल मार्किंग होता है, BIS मार्क अपना करता है, तो वो बताता है प्योरिटी के बारे में, ठीक है। गोल्ड में आपका कितना मिक्सचर है, बिकॉज प्योर गोल्ड दैट इज 24 कैरेट, ठीक। उसके बाद ये जो 916 है दैट इज 22 कैरेट। तो अलग अलग जो गोल्ड की शुद्धता होती है, जो प्योरिटी होती है, उसी को मार्क करने के लिए हमारी इंडिया की जो स्टैंडर्ड बॉडी है दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके द्वारा एक मार्किंग की जाती है एंड उसी को हॉल मार्किंग कही जाती है। अब बेसिक ये क्या था, पहले कुछ ही ज्वेलरी की शॉप में आपको मिल जाता था कि आपको हॉलमार्क की ज्वेलरी मिल रही है एंड कहीं की पता लग रहा है बिना हॉलमार्क के। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसमें फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। तो ये कंटेक्स्ट है सबसे पहले आपका, एंड ये जून 16 से आपका क्या कर दिया जाएगा, इसको इफेक्ट में लाया जाएगा। 256 में सबसे पहले इसको अवेल किया जाएगा एंड उसके बाद धीरे धीरे इसको परव्यू बढ़ाया जाएगा। हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड में आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपका मेटल है उसमें आर्टिकल की बात करते हैं, कितनी प्योरिटी क्या है, उस सबको डिफाइन करने के लिए आपका डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है ये। मेटल्स की बात करते हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं इंडिया में जिनको इस हॉल मार्किंग के तहत कवर किया जाता है। तो
बेसिकली अगर आप देखेंगे ज्वेलरी के लिए 2 मेटल्स हैं, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग हॉलमार्किंग के बारे में, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करनी है, दैट इज BIS। BIS के बारे में बताइएगा, कैसे बनी, कब बनी, कैसी बॉडी है, ठीक है। नाउ आदि प्रशिक्षण पोर्टल, आदि प्रशिक्षण पोर्टल की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। 3 डे का ट्रेनिंग कैंपेन एक तरीके से, जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ऑफ जो मास्टर हैं ट्रेनर्स फॉर STPRI मेंबर्स, उनकी बात करी जा रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो आपके ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर जो भी आपका प्रोग्राम है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ये सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करेगा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत में, और कौन इसको लेके आया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है आपके लिए, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितनी भी ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स आपके चल रहे हैं, जैसे TRIs की बात करिए, COE की बात करिए, उन सबको एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर लाया जाएगा और उसमें स्किल और नॉलेज डेवलपमेंट की बात करी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे इस पर, GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा यहाँ पर आपको सिर्फ मुझे ये बताना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल ट्राइफिट के बारे में बताना है, ठीक है। व्हाट इज ट्राइफिट, ट्राइफिट का फुल फॉर्म, कैसे बना है, क्या काम है इसका, ये आपको मुझे बताना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टूडेंट्स फ्रीड एज कोर्ट रिजेक्ट्स पुलिस स्टैंड, ठीक। दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू 3 स्टूडेंट्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया arrested under the Unlawful Activities Prevention Act in connection with the North East Delhi riots in 2020. So very important, 2020 में दिल्ली में जो रियॉट्स हुए थे, ठीक है, उसके तहत 2 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, आप JNU की बात करिए, जामिया मिलिया की बात करिए, इसमें स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ये एक्ट आई थिंक अगर आप ब्रिटिश इंडिया पढ़ रहे होंगे, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको मिला होगा, उस टाइम से चला आ रहा है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ में, उसी के तहत इनको अरेस्ट किया गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको क्या कर दिया है, बेल ग्रांट कर दिया, ठीक है। सो रिलीज वारंट स्टूडेंट्स का इशू कर दिया गया है कि कोई भी ऑफेंस अंडर द UAPA वाज मेड आउट अगेंस्ट एनी ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफेंस इनके द्वारा नहीं किया गया, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। यहाँ पर आपको मुझे बताना है UAPA के बारे में, ठीक है, कब ये इन्फोर्स में आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, कब स्टार्ट हुआ, अभी करंट प्रोविजंस क्या है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के। नाउ सेंटर ओपन्स 14 डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, सेंटर ने क्या किया है आपके, अब आपको पता होगा अगर डिसेबिलिटी की बात की जा रही है तो सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। इन्होंने 14th क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को क्या किया है, ऑल अक्रॉस द कंट्री ओपन कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन्फेंट्स को, यंग चिल्ड्रन को, जो बेसिकली है ना, अगर आपको पता हो डिसेबल्ड होते हैं, जिनमें किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए लाया गया। सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पेशलाइज सपोर्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है, चाहे वो इन्फेंट हो, यंग हो, किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। डेवलपमेंटल डिले में, अब आपको पता है डिसेबिलिटी बहुत सारी तरीके की हो सकती है, वेदर इट इज मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरीके की हो सकती है, तो उनके डेवलपमेंट डिले में हेल्प करने के लिए ये पूरा का पूरा आपका इंटरवेंशन लाया गया है। इट कैन असिस्ट देयर फैमिलीज टू हेल्प देम इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, वेल बीइंग एंड पार्टिसिपेशन इन फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ। तो ये उनकी फैमिलीज को भी हेल्प करेगा ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ठीक। एक्सक्लूजन हो जाता है, सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है बच्चों का, अगर आपको पता हो, ठीक है। स्कूल्स भी आपको पता है सेपरेट बना दी जाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है रिलेशंस में जो आपके होते हैं वो भी आपको डिस्कार्ड करते हैं, तो बहुत तरीके का एक्सक्लूजन होता है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या फिर आपका ऑप्शनल है, आइदर अगर आप बेसिकली बात कर रहे हैं किसी भी एक सोशल लेवल की, तो उसके लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट स्कीम हो जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, शाह लॉन्चेस हेल्पलाइन फॉर साइबर फ्रॉड, ठीक है। अमित शाह जी की बात की जा रही है, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, इन्होंने एक नेशनल हेल्पलाइन बेसिकली लॉन्च कर दी है, ठीक, ताकि फाइनेंशियल लॉस जो भी आपको साइबर फ्रॉड से हो रहा है उसको आप क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सके, ठीक है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, कॉल आती है आपके पास कि आपका ये सो एंड सो बैंक में अकाउंट है, आपका ये कार्ड है, उसको इशू होना है या फिर इनएक्टिव हो गया, आप मुझे ये बता दीजिए। तो इस तरीके के बहुत साइबर क्राइम होते हैं, उसी चीज़ के लिए अब आपकी जो बेसिकली हेल्पलाइन पोर्टल है उसको लाया गया है, ठीक है। ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, जिसको I4C कहा जाता है, उसके द्वारा इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। जितने भी मेजर बैंक है, पेमेंट बैंक है, वॉलेट्स या ऑनलाइन मर्चेंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब पेमेंट बैंक की बात करते हैं, ऑनलाइन मर्चेंट्स की बात करते हैं, आप अमेजन पे भी यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो ये सारे बेसिकली जो आपके पेमेंट बैंक्स हैं, ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं, इनको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। नाउ ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है, GS पेपर 3 के लिए अगेन इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने क्या प्रपोज किया है, अमेंडमेंट्स लेके आए हैं कि जो भी आपका बेसिकली क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ठीक,
फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग लगातार ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढते रहते हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो और जो रिन्यूएबल हो, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आपके अमेंडमेंट पोस्ट किए हैं, जो भी आपका एग्जिस्टिंग लॉ उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए ताकि वो नए जो सोर्सेज है, क्लीनर जो सोर्सेज है एनर्जी के, उसको इंक्लूड कर सकें। जैसे हाइड्रोजन है, किस चीज़ में, मिनरल ऑयल की डेफिनेशन में, ठीक है, डेफिनेशन है उसकी, आपके पर्टिकुलर एक्ट की बात करते हैं, आपके पर्टिकुलर लॉ की बात करते हैं, तो उस डेफिनेशन में मिनरल ऑयल में हाइड्रोजन जैसे क्लीनर फ्यूल को यूज़ करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए आपका ये जो अमेंडमेंट बिल इसको लाया गया है। अब सबसे पहले ऑयल फ्यूल रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 1948 की बात करते हैं। ये डील करता है मिनरल ऑयल के साथ में, जैसा अंडरस्टूड हम करते हैं कन्वेंशनल सेल्स में। अब बेसिकली फैसिलिटेशन की बात करते हैं, चाहे आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, किसी भी एनर्जी सोर्स का, जहाँ से भी आपको एनर्जी चाहिए हो, उसको बेसिकली कहीं ना कहीं अपने रेगुलेशन के दायरे में लाने के लिए ये आपका क्या करता है, बेसिकली काम करता है। अब ये जो नया है, ये जो नया आपका बिल लेके आ रहा है 2021 में, इसमें हम कुछ नए सोर्सेज, कुछ नए बेसिकली एनर्जी देने वाले जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उसको इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं ना, उसीलिए कुछ चेंजेस की बात कीजिए रहा है। और इसमें ऐसा कुछ है ना, रॉकेट साइंस नहीं है ना। यहाँ पर साथ ही साथ जो भी आपका ऑयल गैस जो फील्ड्स होती हैं उसमें किस तरीके का हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें क्या करी गई हैं, इंक्लूड कर दी गई हैं। नाउ यहाँ पर बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या इंक्लूड किया गया है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़ फॉर द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी रूल्स। सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशंस विल अट्रैक्ट टू फाइन अप टू 10 लाख। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रावेंशन लेके आते हैं तो 1 करोड़ तक का फाइन, और अगर नहीं होता है तो सब्सिक्वेंट अगर उसके बाद कुछ कर रहे हैं तो 10 लाख रुपये का फाइन आपके ऊपर एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। उसके ऊपर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे हमारे, दैट इज डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन आपको पता है, लैंड डिग्रेडेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, कोई भी लैंड है उसमें पानी की मात्रा कम होती चली जा रही है, दैट विल लीड टू डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, उपजाऊ लैंड था वो कन्वर्ट हो गया डेजर्ट में, डिजर्टिफिकेशन हो गया। कोई लैंड है फर्टाइल था, उसकी फर्टिलिटी चली गई, लैंड कैसा हो गया, डिग्रेड हो गया। सो एक एटलस बेसिकली जारी किया गया इंडिया का, जो दिखाता है इंडिया में डिजर्टिफिकेशन और आपके डिग्रेडेशन को। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको कॉल्ड फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग एंड रिस्टोरिंग लैंड डिग्रेडेशन फॉर हेल्दी एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम। यानी अगर आप हेल्दी एनवायरनमेंट, सबसे पहले अपने लिए बात करिए ना, दुनिया को तो हम क्या सोचेंगे, अपने बारे में अगर हम सोचें हमें हेल्दी एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और स्टेप्स लाने पड़ेंगे ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकें। यानी इंडिया में जो भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसे हमें क्या करना है, रोकना है। दूसरा, अगर हम एटलस की बात करते हैं, किसने बेसिकली आपका ये पब्लिश किया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो अहमदाबाद में आपको मिल जाएगा, उसने पब्लिश किया है। एटलस स्टेट वाइज आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पर कितना आपका डिग्रेडेड लैंड है, 18 से 19 का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में। साथ ही साथ लगभग 2003 से लेके 5 का जो पीरियड था और 2018-19, इस 15 साल के ड्यूरेशन में कितना लैंड डिग्रेड हुआ है, यानी पहले कितना ज़्यादा उपजाऊ फर्टिलिटी थी लैंड की, अब लैंड का फीचर कैसा है उसको भी नोट किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, ठीक है, हम जो नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, अपने इंडिया के लिए, कि कहाँ पर किस तरीके से रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आप लेके आते हैं, चाहे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करिए, तो होता है हम करते क्या, हम एक जगह की लैंड को बेसिकली जो भी डिग्रेडेड लैंड है उसको सही करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हम सारे काम करते हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान को एनविसेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये जो आपका नया डेटा लाया गया ना। इंडिया एंड UNCCD की बात करते हैं। इंडिया होस्टेड द 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इंडिया ने क्या किया है, आपके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से अगर आपको कुछ याद आ रहा है, पेरिस याद आ रहा है, रियो डी जेनेरियो याद आ रहा है, एनीथिंग, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। कब स्टार्ट हुआ, फिर आपको पता होगा रियो प्लस, अगर आपको पता होगा तो समिट प्लस आपका 10 ईयर प्लस 5 ईयर कैसे कैसे मनाया गया, वो मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ब्रीफ करके बताइए, ठीक है, ताकि मुझे लगे हाँ कुछ समझ में आ रहा है। सो 14 जो सेशन है आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का इंडिया ने होस्ट किया है, कि कौन बेसिकली इसको करता है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक, सितंबर 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम नेशनल कमिटमेंट चाहते हैं ताकि जो भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, जो भी हमारा 26 मिलियन हेक्टेयर का डिग्रेडेड लैंड है उसको 2030 तक हम रीस्टोर कर सकें, ठीक है, जैसा था हम उसको वापस वैसा बना सकें। बाकी ऐसा आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मेनली आपका जो क्लाइमेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उससे में क्या करता है, डील करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, आपको UNCCD के
हिस्ट्री के बारे में बताना है, कब बना, कैसे बना, ठीक है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसकी पार्टीज है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा एंड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा एक मैं सोच रही हूँ डेली आपको एक छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन देती रहूँ। तो सबसे पहले आज मुझे एक मेन क्वेश्चन बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पर है, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर आपको बाईकैमरल लेजिस्लेचर मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। 6 स्टेट्स थे, किसी एक को हटा दिया गया है या वो अपने आप हट गया है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो ऑल टोटल आपको सिर्फ कितने मिल जाएंगे, 6 स्टेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 7 थे, 7 में से एक हट गया, वो क्यों हटा वो मुझे बताइएगा, कौन सा स्टेट हटा वो मुझे बताइएगा। बाकी बचे जो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिल जाती है। जिसको नहीं पता है बाईकैमरल क्या होता है मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ बाईकैमरल, ठीक है। सो ये मुझे बताइएगा एंड आई एम एंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक्सेल लर्निंग हैशटैग प्रिया तिवारी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करते रहिए मुझे, ठीक है। कमेंट करते रहेंगे तो मुझे भी पता रहता है कि मुझे वीडियोस अपलोड करने हैं, है ना। अदरवाइज़ मेरे को भी नहीं ध्यान रहता है कि मुझे वीडियोस अपलोड करने हैं। दिस इज़ नॉट द थिंग, है ना। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।